जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है न्यू लाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर, न्यू लाइट प्रयास पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरबीडीएस पेपर नंबर 8 का केमिस्ट्री पोर्शन। फर्स्ट 25 क्वेश्चन मैं यानी संजीव हटिया आपको डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 तक। देन क्वेश्चन नंबर 76 से 100 शिल्पा मैम डिस्कस करेंगी। तो आइए बच्चों, सिंह सर के इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बच्चा क्वेश्चन नंबर 51 आ रहा है, जिसमें कि हमारा टॉपिक में हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है। फॉर अ रिएक्शन ए एंड ए टू बी, यहाँ पे शायद मिसप्रिंट है, ए टू बी द रेट लॉ इज गिवन बाय रेट के ए की पावर टू द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट के। मुझे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बतानी है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का आपने एक जनरल इक्वेशन पढ़ा होगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यानी के इक्वल टू होता है, अगर हमें मोल लीटर टर्म्स में देनी है, मोल पर लीटर टर्म्स में, तो मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में देना तो ये यूनिट आएगा। ये कॉमन फॉर्मूला होगा जहाँ n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। n मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मुझे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो, यहाँ पावर जो होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है? सेकेंड है, 2 है। तो अभी मैं यहाँ पे n इक्वल टू 2 कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 एंड देन मेरे पास आ जाएगा सेकेंड इनवर्स, और फॉर्मूला मेरे पास बन के आएगा मोल पावर माइनस 1 लीटर पावर 1 सेकेंड इनवर्स। तो चलिए मैच करते हैं किस में ऐसा फॉर्मूला आ रहा है मेरे पास। मोल की पावर माइनस 1 लीटर की पावर 1 सेकेंड इनवर्स। तो 51 का फर्स्ट बेटा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मुझे ए बी सी 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन 3 स्टेटमेंट में मुझे जज करना है कौन सा स्टेटमेंट कोलिजन के लिए सही है, नेसेसरी कंडीशन फॉर कोलिजन के लिए। तो ये कह रहा है इफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सक्सेसफुल कोलिजन, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना दें, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट बी ग्रेटर देन सम मिनिमम वैल्यू। तो अभी आपको ये पता है कि जब भी हमारे रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं, कोलॉइड करते हैं, तो उन रिएक्टेंट्स की टोटल एनर्जी जब थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाती है तभी प्रोडक्ट बनता है। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी एक मिनिमम वैल्यू है जो हमको मिलनी चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलॉइडल मॉलिक्यूल मस्ट बी ग्रेटर देन सम मिनिमम वैल्यू। थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है तभी सक्सेसफुल कोलिजन होगा। अब बी अ कैटालिस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द कोलिजन। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब कोलिजन हो तो बीच में कैटालिस्ट भी हो। ऐसा कोई कभी कभी कैटालिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेप वाइज रिएक्शन में। फर्स्ट स्टेप में पार्टिसिपेट करेंगे, सेकंड स्टेप में रिलीज हो जाएंगे, बट हर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हम इसको मस्ट बी लिख दिया, इसलिए हम इसको इनकरेक्ट मानेंगे। The colloiding particle must be properly orientated in species when they colloid। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि देखो, ये अगर H2 और I2 की रिएक्शन हो रही है, अब H2 और I2 अगर इस तरीके से आपस में टकराएं तो ये क्या करेंगे? पहले एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इस तरीके का ये टकराएंगे, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इससे हम कहेंगे कि ये कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन में हुआ। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये एच एच इस आई आई से टकरा जाए तो ये टक्कर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। तो इसलिए कोलॉइडल पार्टिकल अगर चाहते हो इफेक्टिव कोलिजन हो तो फिर कोलॉइडल पार्टिकल्स को प्रॉपरली ओरिएंटेटेड होना जरूरी है। तो ये बात भी सही हो गई। तो मेरा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए और सी 2 स्टेटमेंट मेरे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, आपने कई बार ऐसा किया होगा। ये मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है और मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन में हमको यहाँ पर ये देखना है कि जब मैं लिखता हूँ रेट
एक्सप्रेशन या जब मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने जाता हूँ तो उस समय मैं स्लोएस्ट स्टेप के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखता हूँ। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे देखते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है। तो स्लोएस्ट स्टेप ये है, तो हम लोग इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा, रेट इक्वल टू, जिन बच्चों को नहीं आता वो सीख लें, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। रेट इक्वल टू, ये देखो K1 है रेट कांस्टेंट, K1 लिखा, और यहाँ पर देखो A का 1 लिखा है, 1 एटम A का, तो हम लोग A और पावर 1 लगा देंगे। वैसे तो हमें मालूम है कि ये पावर एक्सपेरिमेंटल आती है, बट अगर स्लोएस्ट स्टेप है या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्लो, और ये यहाँ पर लिखा है फास्ट, और ये भी लिखा है फास्ट, तो जो स्लो स्टेप होता है उसका यहाँ पर जो रिएक्टेंट का स्टाइक्योमेट्रिक नंबर होता है वही पावर में चला जाता है। और B2 में भी हम लोग 1 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो हमने 1 ले लिया दोनों में। अब लेकिन देखो रिएक्शन हमारी है कौन सी, A2 प्लस B2, तो हमें A2 और B2 के टर्म्स में लिखना है। तो जब A2 और B2 के टर्म्स में लिखना है तो भाई A के टर्म्स में तो लिख नहीं सकते, तो A को रिप्लेस करना पड़ेगा A2 से। तो अब बच्चा देखो A2 और A दोनों कहाँ पे हैं, इस रिएक्शन में A तो है लेकिन A2 नहीं है, तो यहाँ पर A2 है और यहाँ A भी है, तो हम इस रिएक्शन को, और ये रिवर्सिबल का साइन भी है, तो एक हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रिएक्शन लिख लेते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं, Kc इक्वल टू A का एक्टिव मास इंटू A का एक्टिव मास या पावर 2 कर दो अपॉन A2। अब आप इससे आप A निकाल लीजिए, तो A का एक्टिव मास इक्वल टू हो जाएगा Kc A2 की पावर 1, और ये अगर ये स्क्वायर था तो ये यहाँ पे पावर हाफ आ जाएगा। A के टर्म्स में हमने इसको लिख लिया। अब A के टर्म्स में लिखने के बाद थोड़ा सा पेन चेंज करके अलग ढंग से दिखाते हैं, ये A की वैल्यू यहाँ पर हमें पुटअप करनी है, तो ये पूरा यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। तो अभी मेरे पास क्या आ जाएगा, अब मेरे पास आ जाएगा रेट, और देखो ये K1 जैसे था वैसे का वैसे आया, और ये यहाँ पर हमारे पास इसका कोई K दिखाया नहीं है, तो अभी हम लोग ने ये Kc लिया हुआ है, यहाँ पे Kc लिखा है वैसे तो Kc, और A की पावर हाफ, और क्या है मेरे पास A2 की पावर हाफ, और B2 की पावर 1। अब ये हमारी जो इक्वेशन आई इसमें हमारा A2 भी आ गया और B2 भी आ गया, दोनों आ गए, A2 भी आ गया B2 भी आ गया। अब मुझे अगर रेट एक्सप्रेशन पूछता, इसको एक स्टेप में और लिख लेते हैं, तो रेट R फॉर रेट कर दिया, K1 Kc को कोई नया K ले लो, ये K फाइनल K हो गया। और ये अगर हमसे कभी कभी क्वेश्चन में रेट एक्सप्रेशन पूछता तो ऐसे 4 रेट एक्सप्रेशन बनेंगे, आपको ये वाला चॉइस करना होगा, और B2 की पावर 1। लेकिन मेरे से तो ऑर्डर पूछा गया, ये देखो इधर ऑर्डर लिखा हुआ, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू पावर का सम ऑर्डर होता है, तो यहाँ पर हाफ हो गया 1/2 और ये 1, तो ये क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा सॉल्व करके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो गया क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर थर्ड। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग बच्चा जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 पे चले आइए, देखिए क्या होने जा रहा। %90 of a first order reaction was completed in 100 minutes. The half life of the reaction is। अब देखो इसको डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, आपके सर लोगों ने पढ़ाया होगा कि जैसे अगर हमें 50% रिएक्शन पूछता है T50, तो वो 1T हाफ के बराबर होती है। और अगर 75% रिएक्शन चल चुकी है, तो 75% रिएक्शन चल चुकी है, इसका मीन्स क्या हो गया कि 2T हाफ हो गया। तो ऐसे हम लोग इस रिलेशन से भी इसको निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐसे अगर इक्वेशन भूल जाते हैं, ट्रिक को मैं प्रीफर नहीं करूँगा, ट्रिक भूल गए तो समस्या होगी। तो इसका कॉन्सेप्ट सीख लो कि कैसे इसको निकालना है, बाकी तुम उसको ट्रिक में भी कन्वर्ट कर सकते हो।
तो वो ट्रिक भी अभी बता दूंगा। तो अभी ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। तो कॉन्सेप्ट में क्या है कि ये मान लीजिए हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, एक ही रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को 2 बार लिख लिया। अब रेट कांस्टेंट को 2 बार लिखने के बाद इस तरफ इस रेट कांस्टेंट का हाफ लाइफ से रिलेशन लिख लिया 0.6932 टी हाफ, और इसको जैसे नॉर्मली लिखते हैं वैसे लिख लो 2.303 टी, जितना टी खर्च हुआ है लॉग इनिशियल क्वांटिटी अपॉन बैलेंस क्वांटिटी। ए लिख लो या आर लिख लो, अगर रिएक्टेंट बोलते हो आर को तो आर लिख लेते हैं। चलो तो ये आर नॉट हो गया और ये आर हो गया। एक्टिव मास लेना, एक्टिव मास ले लो भाई, नॉट ऊपर चला जाएगा। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब ये जो 0.6932 है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 0.3010 इंटू 2.303 और टी हाफ इक्वल टू 2.303 और टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। अब क्या करो बाबू, ये 2.303 इस 2.303 से कैंसिल कर दो। तो एक मेरे पास डायरेक्ट जब भी कभी हाफ लाइफ और किसी दूसरी लाइफ का क्वेश्चन आए तो ये वाला इक्वेशन याद कर लो, या आपने याद भी किया होगा 0.3 टी हाफ अपॉन 1/t लॉग आर नॉट अपॉन आर। अब हम लोग इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं जो हमारी क्वेश्चन की डिमांड है। तो देखो 90% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड इन 100 मिनट, यानी कि t इक्वल टू 100 दिया और हाफ लाइफ निकालनी है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको 0.3 टी हाफ निकालनी है, 1/100 मिनट का टाइम खर्च हो रहा है लॉग, और जब परसेंटेज देता है तो इनिशियल हमेशा 100 मांगते हैं और आपसे कह रहा है 90% रिएक्शन चल चुकी है, 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो बच्चा बची कितनी 10%, तो यहाँ बचा हुआ मात्रा लिखते हैं, यानी कि 100 माइनस 90, 100 माइनस 90 10, तो ये कैंसिल हो गया, log 10 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो जब log 10 इक्वल टू 1 आ जाएगा तो हमारे पास टी हाफ इक्वल टू log 10 इक्वल टू 1 हो गया, आ जाएगा 100 इंटू 0.3, 100 इंटू 0.3। अब ये आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, टी हाफ इक्वल टू 100 इंटू 0.3 सॉल्व कर लो, या ये मान लो कि जब भी हमसे 90% रिएक्शन चल चुकी हो तो 90% रिएक्शन चल जाने पे हम लोग 3.3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें जो हमको हाफ लाइफ। इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो एक रिलेशन अभी बना रहे, पहले इसको सॉल्व कर लो। टी हाफ इक्वल टू 30, पहले तो 30 कर लिया, तो ये फोर्थ मेरा ऑप्शन सही हो गया। अब इससे आप एक रिलेशन ये भी निकाल सकते हो कि अगर हम लोग इसको ऐसे लिख देते टी हाफ इक्वल टू टी 90% इंटू 0.3, तो टी 90% इक्वल टू 1 ये 1/0.3 यानी 10/3 इंटू टी हाफ, यानी कि 3.33 इंटू टी हाफ। ये एक हमारे पास ट्रिक है, इस ट्रिक से डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन पहले मैं आपको ट्रिक में नहीं ले गया। टी हाफ इक्वल टू टी 90% इंटू 3.33। अब अगर तुम्हें ये ट्रिक याद है तो तुम सीधा सीधा तुमको टी 90% पहले लिखना है, टी 90% इक्वल टू टी हाफ इंटू 3.33। तो अब तुमको 90% का टाइम दिया है, तुम यहाँ पे 100 लिख लो और 100 में से 3.33 डिवाइड कर दो, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो जैसा भी तुम्हें सही समझ में आए, इस वाले फॉर्मूले से जाओ चाहे इस वाले फॉर्मूले से जाओ, अगर तुम्हें ये याद है तो स्पीड अप हो जाएगा, नहीं याद है तो कॉन्सेप्चुअल ऐसे कर लेना। ओवरऑल यहाँ पे आंसर 4 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं 55। जनरली व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट बढ़ता है, रेट कांस्टेंट बढ़ता है तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ता है। तो यहाँ पर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेंगे और ये मानेंगे कि ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है।
अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होती, तुमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ भी सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट भी सकता है, वो डिपेंड करेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो उसी के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो आराम से 55 का आपको फर्स्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। ये देखो एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, बहुत अच्छी बात है। ऑब्जर्व दैट आफ्टर 20 मिनट द वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस इज 10 ml। ठीक है, हम लोग इसमें ये मान लें कि T इक्वल टू 0 टाइम पे इसका वॉल्यूम V था। ठीक है बच्चा, इसका वॉल्यूम V था, उस समय ये 0 था, और जब 20 मिनट बीत गए तो इसमें से हमारा 20 ml निकल गया और यहाँ पर 20 ml मिल गया, और ओवरऑल रिएक्शन में, ठीक है, इसको ऐसे ना जाओ, ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं इसको। ये मान लिया कि वो कह रहा है कि इट ऑब्जर्व द 20 मिनट, ठीक है, T इक्वल टू 20 मिनट, T इक्वल टू 20 मिनट, वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस, वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस 10 ml, अरे एट एंड ऑफ द रिएक्शन इट इज 40 ml। जब रिएक्शन का एंड हो गया तो ये 40 ml था। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, N2O4 एंड हाफ O2 फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट आफ्टर 20 मिनट द वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस इज 10 ml। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। मान लीजिए T इक्वल टू 0 टाइम पर ये V ml था, और 20 मिनट के बाद इसमें से V में से X निकल गया, तो ये हो जाएगा 0.5x। ठीक है, और ये आफ्टर रिएक्शन, अब ये आफ्टर T टाइम, मुझे पता नहीं है कि कितना टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हुई है, तो V में से V निकल गया, टोटल कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जब V में से V निकल गया तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा V/2, V/2। अब इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि इनिशियल V कितना था और ये N2O5 कितना डीकम्पोज हुआ था 20 मिनट बाद। तो चलिए भाई 0.5x बराबर वो कह रहा है 10 ml है, 10 ml भैया 0.5x है, तो x बराबर 20 ml हो गया, सॉल्व करने पर आ गया। और कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन 40 ml O2 मिला, तो ये 40 ml है, तो V हमारा शुरू में कितना रहा होगा 80 ml। अब भैया हमें N2O5 की इनिशियल क्वांटिटी यानी R0 N2O5 80 ml मिला, शुरू में इनिशियल क्वांटिटी 80 ml लिया था, और R यानी कि 20 मिनट बाद V माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, एक्स यानी 20 बराबर 60 ml बचा था, 60 ml बचा था। क्या मांग रहा, रेट कांस्टेंट। चलो रेट कांस्टेंट निकालते हैं। तो रेट कांस्टेंट K इक्वल टू 2.303, लेकिन यहाँ ऑप्शन में ln के टर्म्स में दिया तो मैं 2.303 का यूज़ नहीं करूँगा। 1/T ln R0/R, ये फॉर्मूला लगाऊंगा। अब K इक्वल टू 1/T कितना है 20 मिनट है, इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, इनिशियल क्वांटिटी 80 है, और रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी है 60 है। इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 80/60 तो आ नहीं रहा, तो 2 से डिवाइड कर लें, तो ये 2 4 8 और 2 3 6, 40/30, तो 1/20 ln 40/30, 1/10 तो होगा नहीं, 1/20 1/20, 50/30 50, 40/30, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57।
ये तो मेरा रेट एक्सप्रेशन दिया गया, और इस रेट एक्सप्रेशन में मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ये सब निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो पावर का सम होता है, ये पावर का सम होता है। तो पहले हम लोग अपना होमवर्क कर लें, ऑर्डर निकाल लें। ऑर्डर हो जाएगा 2/3 प्लस 1/1, 3 एलसीएम लिया तो 2 + 3 यानी 5/3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 5/3 दिए, लेकिन मुझे तो इनकरेक्ट ढूंढना है। ये बहुत खतरनाक होता है, मैं जल्दबाजी में फर्स्ट ऑप्शन कर जाऊँ, मुझे देखना है इनकरेक्ट। तो ये तो करेक्ट है भाई, मुझे इनकरेक्ट निकालना। अब रेट कांस्टेंट विल बी लीटर मोल, तो अभी हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या पढ़ा था, K हमने पढ़ा था मोल की पावर 1 - n लीटर की पावर n-1 लीटर की पावर n-1 और सेकेंड की पावर -1। अब ये फॉर्मूले में n हमने 5/3 निकाला, तो रख दो। मोल इक्वल टू 1 - 5/3, मोल इक्वल टू 1 - 5/3, लीटर इक्वल टू 5/3 - 1 सेकेंड इनवर्स। तो मोल 1 - 5/3 कितना हो जाएगा, कॉमन लिया 3 तो -2/3, मोल -2/3, और लीटर प्लस 2/3 हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, यानी कि सेकेंड ऑप्शन भी सही हो गया। लीटर 2/3, मोल पावर -2/3, सेकेंड इनवर्स, ये भी सही हो गया। अब बचा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अगर गैसीय स्टेट में हो रिएक्शन, तो फिर गैसीय स्टेट में होता है K = ATM 1 - n सेकेंड इनवर्स। ये फॉर्मूला आप ड्राइव भी कर सकते हो। तो ATM 1 - n के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो ATM 1 - कितना, ऑर्डर कितनी है 5/3, तो ये आ जाएगा -2/3 सेकेंड इनवर्स। ये दिया हुआ है ATM -2/3 सेकेंड इनवर्स, ये भी सही हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी मोल -1। ये तो भैया हो नहीं सकती, तो वो हमने निकलवा दी है, तो फोर्थ वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। देखो 58 में क्या कह रहा है, इन द रिएक्शन A + 2B 3C + D, इनमें से कौन सा रिलेशन डज नॉट चेंज, डज नॉट करेक्ट। तो अब मुझे पहले चेक करने के पहले एक होमवर्क कर लेना चाहिए अपना। तो अपना होमवर्क कर लेते हैं हम लोग, और अपना होमवर्क करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसको लिखा पहले -dA/dt, फिर इसको लिख लिया -1/2 dB/dt, और इसको क्या लिख लिया +1/3 dC/dt इक्वल टू +1/1 dD/dt। ये रिलेशन हमने बना लिया। अब इस रिलेशन से हम लोग चेक करेंगे सबके बीच में किसके रिलेशन करेक्ट हैं, किसके इनकरेक्ट हैं। तो सबसे पहले देखो C और A का रिलेशन चेक करना है। तो C और A का रिलेशन चेक करो भाई, ये A है और ये C है। अब इसका 3 अगर इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो मुझे मिल जाएगा माइनस ये dC/dt बचेगा, dC/dt बच जाएगा ये, और इसका 3 इधर आ गया तो -3dA/dt। तो ये तो सही दिया हुआ, ये सही है, लेकिन मुझे डज नॉट चाहिए। फिर मुझे D और C का रिलेशन देखना है। तो D और C का रिलेशन देखिए, नहीं B और C नहीं, D और C।
तो डी और सी का रिलेशन देखते हैं, ये इन दोनों का रिलेशन। तो डी सी बाय 3 से मल्टीप्लाई करना, ये 3 यहाँ चला जाएगा, तो 3d बाई डी टी डी सी बाई डी टी, ये सही है। अब बी और सी, बी और सी, तो बी और सी में बी की तरफ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और डी में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3d 2dc, ये ठीक है। तो यही फोर्थ ऑप्शन बचना चाहिए जो गलत होगा। अब आप कहेंगे देख तो लीजिए सर गलत है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि चारों सही हो। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये बी और ए का रिलेशन है, तो बी और ए में रिलेशन देखो तो आना क्या चाहिए, -2a बाई डी टी, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, बराबर डी बी बाई डी टी, ये आना चाहिए। तो ये -2db में लिख दिया, db बाई डी ए में 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए था और इन्होंने db में कर दिया, सो गलत हो गया। तो 58 का फोर्थ गलत हो गया। 59, एसरेशन, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ a reaction is 0, temperature will have no effect on the rate constant। एक्टिवेशन एनर्जी अगर 0 हो गई तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि हमको आर्हीनियस इक्वेशन पता है, के ए इक्वल टू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी भैया 0 हो गई तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा तो तुम टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो ये के ए के बराबर हो जाएगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाए तो के रेट कांस्टेंट केवल ए आर्हीनियस कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा। तो जब तुमसे पूछा जाए एसरेशन है तो पहले तुम अपने आप क्वेश्चन करो कि हाँ चलो भाई एसरेशन सही है कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर 0 हो तो रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो आप ये क्वेश्चन अपने मन से करिए क्यों नहीं करेगा, तो जवाब आएगा बिकॉज आर्हीनियस इक्वेशन में ई ए 0 हो जाने पर टी ई ए अपॉन आर टी, यानी कि ये आपका जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ये भी हमारा पूरा एक्सपोनेंशियल फैक्टर 1 हो जाएगा। ये 0 होते ही एक्सपोनेंशियल फैक्टर 1 हो जाएगा, के बराबर ए हो जाएगा। इस वजह से के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। अब क्या ये चीज़ इससे रिलेटेड, इस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ लिखा है रीजन में? लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रिएक्शन। स्टेटमेंट तो सही है बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, फोर्थ ऑप्शन हो गया। और उसका आप कहेंगे कि सर करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था? करेक्ट एक्सप्लेनेशन में आपको ये लिखना चाहिए था अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस रिएक्शन इफ के इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, इफ ई ए बिकम्स 0 देन एक्सपोनेंशियल फैक्टर बिकम्स 1 और इसलिए टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं आएगा। अब सर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, अब क्वेश्चन नंबर 60 में मुझसे कह रहा है कि ये एक रिएक्शन दी हुई है और उसमें कह रहा है कि डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए हाफिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो जो न्यू रेट है वो अर्लियर रेट से रेशो क्या है? तो चलते हैं सर। पहली बात तो ये कि ये हमारा रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो हमने इसके लिए 2 रेट एक्सप्रेशन बनाए, R2 रेट 2 इक्वल टू के और ये बना लिया, पहले हम लोग लिख लिया R1 के और यहाँ पर हम लोग ने A की कंसंट्रेशन x मोल पर लीटर मान ली, इसकी पावर n कर दी, और B की y मान ली और इसकी पावर m कर दी। अब वो कह क्या रहा, वो कह रहा है A की कंसंट्रेशन डबल करो, तो हमने यहाँ पे 2x कर दी और n कर ली, और B की कंसंट्रेशन हाफ करो तो यहाँ y/2 कर लिया और m कर लिया। अब जो जो कट रहा उसको काट दो, निकाल दो बाहर, k से k कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल कर दो तो 2 की पावर n बचेगी। यहाँ ये y/2 नीचे आ जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो R2/R1 जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2 की पावर n
अपॉन 2 की पावर m। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस m। तो लिख सकते हो 2 की पावर n माइनस m। तो R2/R1 का रेशियो होगा 2 की पावर n माइनस m। फोर्थ ऑप्शन सही हुई। ये देखिए, इसके लिए आप ये ध्यान रखिए, इस पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, और वो ये है कि जो टी हाफ होता है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, वो प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n के, जहाँ n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो अभी यहाँ पर ये देखो, ये लिखा हुआ टी हाफ इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 2 के सी नॉट की पावर हाफ। ये ए नॉट सी नॉट एक ही चीज़ है। सी नॉट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। हमने ए लिख लिया, कुछ जगह पे आर लिखा रहता है, इसको आप सी नॉट कर लो, कुछ जगह पे आर भी लिखा रहता है, आर बोले तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो भाई देखो, ये के एक कांस्टेंट है और 2 माइनस रूट 2 भी एक नंबर है जो कांस्टेंट है, तो हम इसको मान लेते हैं ये कांस्टेंट है। तो इस हिसाब से यहाँ से t प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा सी नॉट की पावर हाफ। अब इसको कोरिलेट करो, तो कोरिलेट किया तो 1 माइनस एन इक्वल टू हाफ आ जाएगा। तो 1 माइनस एन इक्वल टू हाफ, तो n बराबर 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2 या 0.5। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, n बराबर 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्हीनियस कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पर रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हीनियस कांस्टेंट सब दिया हुआ, और आपसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट जब टेम्परेचर इनफिनाइट हो जाए। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो वो है कि आप log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 और अपॉन 2.303 अपॉन R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ये फॉर्मूला लगा दो और उससे पे सॉल्व करो, लेकिन वो लेंदी पड़ेगा। उससे बेहतर ये फॉर्मूला कर लो ऐसे कि देखो K इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT होता। अभी आपने याद भी किया होगा, आपके सर लोगों ने सिखाया होगा कि ये आर्हीनियस इक्वेशन है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाए या टेम्परेचर इनफिनाइट हो जाए, कोई भी दो शर्त में से एक लग जाए, एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाए या T इनफिनाइट हो जाए, तो ये पावर 0 हो जाएगी। पावर 0 हो जाएगी तो यूनिटी हो जाएगी, किसी भी चीज़ की पावर 0 तो वो यूनिटी। तो कहने का सेंस ये है कि E इक्वल टू 0 हो और या फिर T इक्वल टू इनफिनाइट हो। ऐसे समय में K बराबर A होता है। तो अब भाई साहब A आपको A पता है, A आर्हीनियस कांस्टेंट है या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। तो आर्हीनियस कांस्टेंट का वैल्यू देखो क्या दिया गया, 2 × 10⁻15। तो ये 2 × 10⁻15 हो जाएगा। सो मेरा सही ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर 62 एकदम डायरेक्ट था। आप लोग सोच रहे हैं पता नहीं इसमें क्या क्या करना है, कोई बड़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आ गई है, तो वैसा कुछ इसमें नहीं है। तो ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। स्टेटमेंट दो दिए, चेक करने। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल, ये बात गलत हो गई, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है जो रेट एक्सप्रेशन की पावर पे डिपेंड करती है, और मॉलिक्यूलरिटी स्टाइक्यूमेट्रिक नंबर से निकाल ली जाती है। तो दोनों अलग अलग सेम भी हो सकते हैं बट ऑलवेज सेम नहीं होंगे, ऑलवेज इक्वल नहीं होंगे। तो ये ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, अब ये गलत हो गया भाई, ये तो गलत हो गया। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 और मोर स्टेप्स एंड फास्टेस्ट स्टेप डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ, ये गलत हो गया, फास्टेस्ट स्टेप नहीं। देखो अगर मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है या
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो मोर देन वन स्टेप में चलती है तो उसमें मॉलिक्यूलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। लेकिन अगर बाय चांस मैकेनिज्म आपको पता है मल्टी स्टेप रिएक्शन की, तो जो मल्टी स्टेप रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप होगा उसका जो रिएक्टेंट का टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा वही मॉलिक्यूलरिटी होगी। तो ये फास्टेस्ट स्टेप बताने लगा, ये भी गलत हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। फिर से हमारे पास दो स्टेटमेंट आ गए। इन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन हैज़ नो सिग्निफिकेंट। अभी ये बात बताई थी तो ये सही हो गया। मॉलिक्यूलरिटी रिफर्स टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी रिफर्स टू द ऑर्डर ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये बात भी सही है। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है कि अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो वैसे तो मॉलिक्यूलरिटी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अगर तुम मल्टी स्टेप रिएक्शन में पूछो कि नहीं सर मॉलिक्यूलरिटी में चाहिए, तो उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगी उसका जो स्टाइक्यूमेट्रिक नंबर है उसी का टोटल सम ऑर्डर होता है और उसी का टोटल सम मॉलिक्यूलरिटी होता है। तो ऐसे में हमारा ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही, स्टेटमेंट सेकेंड भी सही। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। तो सही ऑप्शन 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। देखो क्या कह रहा है 65। असर्शन क्या कह रहा है? असर्शन कह रहा है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। अच्छा देखो, टेम्परेचर पे तो तुमने पढ़ा ही है कि रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है। वैसे तो तुम्हें ये बात समझना चाहिए कि रेट कांस्टेंट AE माइनस EA अपॉन RT। तो जो रेट कांस्टेंट है इसमें R तो देखो फिक्स है, कांस्टेंट है, तो उससे तो हम चेंज करेंगे नहीं। आर्हीनियस कांस्टेंट है तो ये चेंज नहीं हो सकते हैं। तो R भी चेंज नहीं हो सकता है और A भी चेंज नहीं हो सकता। तो जो रेट कांस्टेंट है वो 2 पे डिपेंड करता है, E पे और T पर। T जितना ज़्यादा होगा रेट कांस्टेंट उतना ज़्यादा होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रेट कांस्टेंट उतना ज़्यादा होगा, और इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। और एक्टिवेशन एनर्जी को कैटालिस्ट इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि कैटालिस्ट अगर पॉजिटिव कैटालिसिस हो रही है तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी का ग्राफ को नीचे ले आता है। तो क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कैटालिस्ट को इफेक्ट करती है तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत एक्टिवेशन एनर्जी को कैटालिस्ट इफेक्ट करता है, तो हम कह सकते हैं कैटालिस्ट इनडायरेक्टली के को भी इफेक्ट कर सकता है, बट मेजर फैक्टर टेम्परेचर रहता है। तो सही हो गया। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। बिल्कुल सही बात है। रेट इक्वल टू होता है k A की पावर n। अब अगर n की पावर 0 n बराबर 0 कर दें तो एक्टिव मास पे डिपेंड नहीं करेगी और रेट और k बराबर हो जाएगा। तो असर्शन सही है, बट असर्शन का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो आर्हीनियस इक्वेशन से निकलेगा। तो A एंड R बोथ करेक्ट बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो 65 का मेरे हिसाब से 4th होना चाहिए। आप देखिएगा आपका क्या आया था, आपने क्या लगाया एग्जामिनेशन में। अब ये देखो, अभी इसके बारे में बता दिया था, ये बात मैं अभी बता चुका हूँ कि T हाफ प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n के। अब इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो A मान लिया, तो A की पावर 1 माइनस n। अब देखो, अगर n बराबर 0 है तो T हाफ प्रोपोर्शनल टू A हो जाएगा। तो T हाफ कांस्टेंट, अगर n बराबर 1 है तो 1 माइनस 1 0 यूनिटी हो जाएगी। तो T हाफ कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता। तो ये तो सही है, A का फर्स्ट आएगा। अब A का फर्स्ट देखो बहुत सारी जगह, 3 जगह है, तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। T हाफ प्रोपोर्शनल टू A, तो n बराबर क्या होगा 0, तो A के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो फिर सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। ये बात क्या बिल्कुल सब सेम आ रहे हैं क्या? तो B का
सेकंड, तो बी का सेकंड इसमें है, बी का, तो सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए। फिर भी आगे मिला लेते हैं, आगे देखें क्या दे रहा। अब ये सेकंड ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, अरे जीरो ऑर्डर है ना, तो ये तो सेकंड दिया है, जीरो ऑर्डर है। यहाँ पे n बराबर जब आप ज़ीरो रखोगे तभी तो t हाफ प्रोपोर्शनल टू a होगा, तो t हाफ प्रोपोर्शनल टू a ज़ीरो ऑर्डर, यानी b का 4, तो b का 4, a का 1 फर्स्ट हो रहा। और आगे मिला लेते हैं c का, t, हाँ तो c का सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे अगर 2 रखोगे तो a की पावर -1 हो जाएगी, तो ये नीचे आ जाएगी, तो ये 1/a हो जाएगा, तो सेकंड ऑर्डर। और ऐसे ही थर्ड ऑर्डर, तो सही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। 67 असर्शन, पढ़ो भैया क्या है असर्शन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल, जी हाँ सही है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो और फ्रैक्शनल क्यों होता है, इट डिपेंड्स अपॉन रेट चेंज ड्यू टू देयर कंसंट्रेशन चेंज। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या रेट चेंज कंसंट्रेशन चेंज के बारे में कोई बात की गई है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ये भी सही है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो और फ्रैक्शनल क्यों होती है। अगर आपसे पूछा जाए क्यों होती है, तो आप कहेंगे जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बदलें और रेट ना बदले तो ऑर्डर जीरो ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ऑर्डर जीरो ऑर्डर होगी। तो ऐसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते थे कि जीरो क्यों है, फ्रैक्शनल क्यों है। तो ये दोनों सही है, लेकिन स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। द असर्शन इज इनकरेक्ट, बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड। कभी ये डाल देते हैं फोर्थ में, कभी डाल देते हैं सेकेंड में, कभी कुछ और कर देते हैं। तो अब ये इसमें हमारे पास ये बहुत सावधानी रखनी होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ऑप्शन ऊपर नीचे कर देगा, तो पढ़ के ध्यान से करना चाहिए। तो इसका सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 68, दो रिएक्शन दी गई हैं, रेट एक्सप्रेशन दिया गया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है। बहुत आसान, सब बच्चों ने कर लिया होगा। पावर को ऐड करना होगा, तो आपने हाफ प्लस 3/2 ये ऐड करो, हाफ प्लस 3/2 यानी 4/2 यानी कि 2, तो पहला 2 होगा दो जगह, तो इसको भी ऐड कर लीजिए। 3/2 माइनस 1 इक्वल टू 1/2, 1/2, तो ये है, तो ऊपर एक 3 जगह था, तो 1/2, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन 500 K 700 K, दो टेम्परेचर दिए गए हैं। पहले जो डेटा दिया नोट करें, T1 500 K है, T2 700 K है, और रेट कांस्टेंट भी दिए गए हैं। तो K1 कितना दिया गया है 0.02, K2 कितना दिया गया है, K2 कितना दिया गया है 0.07, सही है। और EA निकालना है, तो इसके लिए तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपने फॉर्मूला याद भी किया है। क्या है फॉर्मूला, log K2/K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ। वैल्यूज पुटअप करते हैं, वैल्यूज पुटअप करते हैं। लॉग K2 की वैल्यू क्या दी गई है 0.07 और 0.02, EA निकालना है 2.303 R 8.314, क्योंकि हम लोग को यहाँ जूल में निकालना है वैल्यू EA की, तो 8.314 रखेंगे। और T2 कितना है 700 माइनस 500, 700 इंटू 500, तो बस सॉल्व करके निकाल लेना
कितना आ जाएगा आंसर? ये log 7 माइनस log 2 कर लेना, log 7 माइनस log 2 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 7 5 ज़ा 35 इंटू 10 टू दी पावर 4। और यहाँ पे 2 इंटू 10 टू दी पावर 2। तो सॉल्व कर लीजिए, 18230.8 जूल फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा। ये एक ग्राफ दिया गया है और पूछा गया कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम दिया गया और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो भाई देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम लोगे तो टाइम के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन होगी, तो हाइपरबोला ग्राफ आएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ए पर डिपेंड नहीं करती रेट, केवल के पे डिपेंड करती है, तो स्ट्रेट लाइन आएगी नेगेटिव में, तो इसलिए हमारा ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन अगर आप कहो कि नहीं सर ये हमें प्रूविंग के साथ चाहिए, तो प्रूविंग के साथ आप ऐसे कर सकते हो। आप यहाँ पर ले लीजिए dx/dt रेट, dx/dt माइनस का और k a की पावर 0। मान लो हम लोग ज़ीरो ऑर्डर से स्टार्ट कर रहे हैं, ज़ीरो ऑर्डर मैच नहीं हो तो फर्स्ट ऑर्डर करेंगे। वैसे फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ log k होता तो ये फर्स्ट ऑर्डर होती, लॉगरिथम के साथ जाता है टाइम के साथ, लेकिन ये ज़ीरो ऑर्डर ही है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, माइनस dx बाय, या ऐसा कर लेते हैं कि ये लिख लेते हैं dx बाय dx इक्वल टू माइनस k dt। इस तरीके से हम लोग कर ले रहे हैं। अब ये dx आप इसको dr भी ले सकते हो, dx को आप dr ले सकते हो, यहाँ a है तो a ले सकते हो, dA इक्वल टू माइनस के dt। अब इसको आप इंटीग्रेट करिए, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर आपको मिल जाएगा a इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। अगर t बराबर 0 टाइम पे रिएक्शन चल रही है, t बराबर 0 टाइम पे रिएक्शन चल रही है, तो फिर उस समय I बराबर a नॉट आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसको इसमें रख देते हैं, a इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। अब इसका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से ग्राफ प्लॉट करो, तो y एक्सिस पे a आ गया, देखो भाई, x एक्सिस पर t आ गया, x एक्सिस पे t आ गया, और स्लोप निगेटिव आ गया। ये स्लोप इक्वल टू स्लोप माइनस के है, निगेटिव स्लोप है, और ये इंटरसेप्ट है ए नॉट। तो इस तरह से ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। क्वेश्चन नंबर 71 में चलते हैं। व्हाट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? ये तो फर्स्ट है ही, दिख ही रहा है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। आप कहेंगे नहीं सर दिखाइए प्रूव करके, तो आप देखिए, आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले k इक्वल टू 2.303 t log a नॉट अपॉन a, ये इक्वेशन पढ़ी। हम लोग r नॉट अपॉन r भी कह सकते हैं, r रिएक्टेंट, या उसको x भी मान सकते हो। यहाँ पे x अपॉन x माइनस a भी कर सकते हो, सॉरी a अपॉन a माइनस x भी कर सकते हो। अलग अलग टीचर्स आप लोग को अलग अलग ढंग से पढ़ाते हैं, तो आपके टीचर्स ने कैसे पढ़ा वो देखिएगा। मेरे जो बच्चे हैं वो जानते हैं इसको, हम लोग ने r नॉट से और a से किया हुआ है। तो अब ये यहाँ पर 2.303, अब इसको हम लोग ऐसे लिख लें के टी, और ये 2.303 को हटा दें, 1 कर दें, तो यहाँ पे ln आ जाएगा, ln भाई आ जाएगा।
और ln A नॉट अपॉन A आ जाएगा, ln A नॉट अपॉन A। अब ln आप कहोगे ln क्या होता है, तो बता देना चाहता हूँ ln log बेस E होता है, ये log बेस E ये आ गया। अब अगर हम लोग log को हटाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा A नॉट अपॉन A का एक्टिव मास इक्वल टू E की पावर KT, E की पावर KT। अब लेकिन हमें A के टर्म्स में लिखना, तो A इक्वल टू हम लोग लिखेंगे A नॉट अपॉन E की पावर KT, तो ये आ जाएगा A नॉट E की पावर माइनस KT। तो A बराबर A नॉट E की पावर माइनस KT, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन आ गया। द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिलेशन क्या पढ़ा है तुमने, K इक्वल टू 0.6932 अपॉन T हाफ। तो 0.6932 अपॉन T हाफ की जगह 480। सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं मैच हो रहा है कि नहीं। तो 0.6932 डिवाइडेड बाय 480, तो ये आ गया 1.44 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। 1 फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा, 1.44 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। चलिए 72 के बाद चलते हैं 73 पर। अब क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, T हाफ 1 अपॉन A के बीच में ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। तो ये इस फॉर्मूले बेस 3 क्वेश्चन आ गए हमारे, फिर से वही बात कर देते हैं। T हाफ प्रोपोर्शनल टू A नॉट की पावर 1 माइनस n, एक एक करके चलो। अब अगर n बराबर 0 है तो T हाफ प्रोपोर्शनल टू A नॉट होगा, तो ये यहाँ पर T हाफ प्रोपोर्शनल टू A नॉट होगा, तो ये T हाफ यहाँ A नॉट होना चाहिए था ग्राफ में, तब तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन होती, लेकिन यहाँ 1 अपॉन A नॉट है। तो देखें क्या होगा। अब अगर यहाँ पे हमारा हो जाए 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फिर यूनिटी हो जाएगा, तो फिर ये ग्राफ ऐसे आएगा। यानी मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर ग्राफ ऐसे आ जाता तो ये n बराबर 1 होता, और अगर ग्राफ ऐसे आता और यहाँ पर A नॉट लिखा होता तो अभी n बराबर 0 होता। लेकिन अब अगर n बराबर 2 करोगे तो हम लोग को T हाफ प्रोपोर्शनल टू A नॉट 1 माइनस 2, यानी कि T हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A नॉट। तो अगर 1 बाई A नॉट और T हाफ के बीच में लाइन खींचोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये सर हमने n बराबर अब 2 माना था, तो दैट मीन्स ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो 73 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ जाते हैं। ये देखो जो अभी समझा रहे थे वही चीज़ आ गई। अगर हम लोग यहाँ A लेंगे, यहाँ T हाफ लेंगे, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होगी, और अगर ये पैरेलल लाइन हो गई तो n बराबर 1 होगा। वो अभी पीछे जो समझाया उसी का है ये। और अगर 1 बाई A आ गया, रिपीट क्वेश्चन एक तरह से है ये, n बराबर 2। तो फर्स्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है और फिर 0 है और फिर 2 है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74 का थर्ड हो गया। और अब मेरे पास आ गया है लास्ट क्वेश्चन मेरे पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 75। और क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, 99% of first order reaction was completed in 32 minutes when 99.9% of the reaction will be completed in। इसके लिए अभी हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, K इक्वल टू K लिख लो, फिर यहाँ पर लिख लो 2.303 T1 log R नॉट अपॉन R
1 और यहाँ पर भी लिख लो 2.303 T2 log R02 अपॉन R2। अब वैल्यू पुटअप करो। फिर वही बात है, ऐसे ट्रिक भी हम लोग लगा सकते हैं टी हाफ के टर्म्स में, और फिर टी हाफ को कट कर दो, दोनों को डिवाइड करके रिलेशन निकाल लो। अब तुमने जैसे पढ़ा उस तरीके से करो, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, तुम्हें ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। अब ये 2.303 से कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग 1/T1, अब सबसे पहले हमने 99% के लिए लिखा, कितने समय में, 32 मिनट में। तो आ जाएगा लॉग, स्टार्ट हो रहा है 100% से, 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे 100 माइनस 90 यानी 10% बचेगी। और यहाँ पे 1/T2, T2 आपको निकालना है कितने समय में कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन। तो कितनी कंप्लीट होने की बात कर रहा है, 99.9%। तो 100 और 100 माइनस 99.9 यानी 99.9 चल चुकी, तो बची कितनी, नीचे बची हुई राशि रखी जाती है, तो 0.1 बची। तो यहाँ पे हमने 0.1 कर दिया, ये डेसिमल हटाओगे 1000 हो जाएगा। अब क्या है, log 100 = 2 होता है, तो मैं इसको यहाँ पे करूँगा 2/32 इक्वल टू 1/T2 और log 1000 = 3 होता है, तो ये आ जाएगा इंटू 3। तो इस तरीके से T2 इक्वल टू हो जाएगा 3 × 32 अपॉन 2, तो ये 16 3 48, तो 48 मिनट्स, यानी कि थर्ड ऑप्शन। तो 75 का हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हुआ। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको फर्स्ट 25 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 51 to 75 कराए, और आगे शिल्पा मैम कराएंगी। कोई समस्या हुई हो हम लोग के डिस्कशन में तो क्षमा कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लाइट प्रयास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने नीट की प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं जिसका नाम है आरबीटीएस, टेस्ट नंबर 8 है आपका, और इसमें जो टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स। अब अगर हम बात करें इस पेपर की, तो आपका जो स्टार्टिंग के जो पोर्शन थे यानी कि केमिस्ट्री सेक्शन में 51 to 75 का जो पेपर डिस्कशन है वो आपको संजीव सर ने करवाए हैं। आफ्टर दैट 76 to 100 का पेपर डिस्कशन मैं करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का पेपर डिस्कशन। आप सभी ने एग्जाम दिया होगा, बहुत अच्छे से आपका एग्जाम हुआ होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिगर शोज अ ग्राफ इन log 10k वर्सेस I 1/t where k is a rate constant and t is the टेम्परेचर। ठीक है, अब ये कह रहा है स्ट्रेट लाइन BC, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये जो BC का स्लोप है यहाँ पर कह रहा है हैज अ स्लोप tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर इस स्लोप का जो वैल्यू दे रखी है -1/2.303 दे रखी है। ठीक, अब कह रहा है एंड एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट y एक्सिस पर 5 दे रखी है। ठीक है, फिर ये कह रहा है दस EA यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज, पूछ रहा है कि EA क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आता है आर्हेनियस इक्वेशन से। आर्हेनियस इक्वेशन आप सभी को पता है क्या होती है, e की पावर -EA/RT, ये इक्वेशन सभी को पता है। और अगर हम यहाँ पर log k वर्सेस 1/t का ग्राफ देखें तो वो लीनियर होता है, जैसा कि आपको इमेज में शोन है। ठीक है, लीनियर है। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि जो EA है, EA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको इंटरसेप्ट भी दे रखा है, कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन है इसको क्या करना है, कंपेयर करना है जस्ट स्लोप से। स्लोप की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखी है, और इसके लिए स्लोप क्या होता है इस इक्वेशन के लिए, जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी। अब देखो इंटरसेप्ट तो log a हो जाएगा आपका, जब आप इस इक्वेशन को log में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा आपके लिए log a। तो इंटरसेप्ट से तो कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी अगर देखनी है तो यहाँ पर देखो सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले जो स्लोप होता है एक्चुअल में इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग -EA/2.303 R,
ठीक है, ये स्लोप होता है, ये सबको नोन है। इंटरसेप्ट भी लिख देते हैं, कंपेयर करने में आसानी होगी। इंटरसेप्ट होता है आपका log base 10a, ये होता है, ठीक, जब आप एक्सपेंड करोगे। अब क्या कह रहा है कि जो स्लोप है ऑलरेडी गिवन है, देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी ये स्लोप जो है वो गिवन है, तो क्या कहते हैं आपको, स्लोप माइनस EA बाई 2.303 r इज इक्वल्स टू माइनस का 2.303 से क्या कर देना है, वहां पर भी आपको क्या दे रखा है, इसे कंपेयर कर देना है। अब इसे कंपेयर कर दो सिंपली, तो जब आप कंपेयर करोगे तो सीधे सीधे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि EA, जो EA है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2.303 से ये कैंसिल, R और EA जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, EA इज इक्वल्स टू R के बराबर होगा। अब कितना होगा हमें, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितना होगा, कैलोरी में है, ठीक है, कैलोरी में है, तो कैलोरी में R की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाता है, 2 कैलोरीज, ठीक। अब R इतना है तो जाहिर सी बात है एक्टिवेशन एनर्जी सेम दे रखी है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, 2 कैलोरी। क्लियर, तो समझ आया किस तरह से क्वेश्चन करना है, जो स्लोप दे रखा है उसको हमारे दिए गए स्लोप से कंपेयर कर देना है। तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए, आर्हीनियस इक्वेशन का स्लोप पता होना चाहिए। डन, एक बार नोट डाउन कर लो आप, ये हमारे इक्वेशन का स्लोप है और ये गिवन स्लोप जो आपको यहाँ पर दिया गया है tan थीटा में। क्लियर, चलो नोट डाउन करो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसकी एक्चुअल वैल्यू अगर कभी पूछी जाए तो इसकी एक्चुअल वैल्यू 1.98 समथिंग होती है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 2 मान लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शंस देख लेते हैं, 2, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर का क्या बोल रहा है, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इट इज गिवन दैट, यानी कि N2O5 का डिकम्पोजिशन कराया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर 2N2O5 NO2 और O2 में कन्वर्ट हो रहा है। बैलेंस्ड इक्वेशन है, कुछ नहीं करना है, जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी EA दे रखी है, क्या दे रखी है, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी माना है इसको इक्वेशन 1, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, EA है। अब ये कह रहा है दूसरी इक्वेशन दी गई है N2O5 2NO2 और हाफ O2 यहाँ पर बन रहा है, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या दे रखी है, E-A, दूसरी इक्वेशन के लिए क्या दे रखी है, E-A दे रखी है। अब ये कह रहा है कि EA और E- में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा ये बताओ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, रिलेशनशिप अगर हम देखें यहाँ पर स्टाइकियोमेट्री कांस्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है, एक्टिवेशन एनर्जी का जो रिलेशनशिप यहाँ पूछा जा रहा है वो स्टाइकियोमेट्री कांस्टेंट्स पर डिपेंड नहीं करता है, तो रिलेशन सिंपली क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू E-A, ठीक है, दोनों का इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको बता दें यहाँ पर जो स्टाइकियोमेट्री कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट है फॉर एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। क्लियर, चल, तो सेकेंड नंबर का यानी कि 77 नंबर का आंसर समझ में आया। तो इसका अगर हम वैसे बोलें टेक्निकली क्या होगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो होती है वो डजंट डिपेंड अपॉन द स्टाइकियोमेट्री ऑफ चेंज, ठीक है। डन, चलो, तो आंसर किसके बराबर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन के। नेक्स्ट 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेड टू बी 2, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 2 बोला जा रहा है। अब ये बोल रहा है विद रेस्पेक्ट टू अ रिएक्शन x के रेस्पेक्ट में वो क्या होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू x, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, और 2 molecules of x are present in the stoichiometric equation, या फिर the reaction occurs in 2 steps, क्या होगा इसके लिए। तो सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर अगर हम रेट की बात कर रहे हैं ना, तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, टू बी 2, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो R जो हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को और एक्सपैंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, K और एक्स स्क्वायर, यानी कि इस पर डिपेंडेंट है। क्लियर, इतना समझ में आया। चल, तो यहां पर आंसर क्या हो गया फिर इस हिसाब से, यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्या कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2 है। इतना क्लियर, तो यहीं से ही हमें आंसर पता चल गया, क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। डन, समझ आया इतना। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, और ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर बोला जा रहा है, एक तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेड टू बी 2, तो इसके लिए ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर का क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप का है। कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 कह रहा है द आर्हेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर, यानी कि ये कह रहा है कि जो आर्हेनियस इक्वेशन होती है उसमें वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आर्हेनियस इक्वेशन में जो डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर के साथ डिपेंड करता है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है प्लॉट ऑफ लॉग के अगेंस्ट 1/t, यानी कि जो प्लॉट बनता है ना लॉग के और 1/t के बीच में, कह रहा है इज लीनियर एंड द एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड विद दिस प्लॉट, यानी कि ये तो ठीक है, इस तरह का प्लॉट बनता है। और ये आपको पता है स्लोप अभी आपने देखा ये बाई यहाँ पर 2.303 r या RT कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो इसे ये बाई RT, ठीक, इतना क्लियर। ये स्लोप होता है, इसे हम इस स्लोप से ये को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी राइट है। तो यानी कि स्टेटमेंट 2 तो हमारा ट्रू है, स्टेटमेंट 2 जो है वो तो ट्रू है। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें, फर्स्ट वाला क्या कह रहा है यहाँ पर, जो आर्हेनियस इक्वेशन है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इक्वेशन से देखो टेम्परेचर पर, यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करता है डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर, यानी कि ये भी चीज सही। अगर आप फॉर्मूला उठाकर देखोगे तो फॉर्मूले में भी आपको पता चल जाएगा क्या है फॉर्मूला, आप ये भी देखा A बाई RT, ठीक। कुछ लोग इसे इस तरह से भी लिखते हैं जिससे इक्वेशन में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, क्लियर। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर फिर ट्रू होते हैं, दोनों ही स्टेटमेंट क्या होते हैं यहाँ पर ट्रू। तो आंसर क्या होगा इस हिसाब से, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, गलत, ठीक। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही बोल रहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड 2 आर इनकरेक्ट, नहीं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हो रहा है वो 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, 4 टाइम्स व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 320, यानी कि जो टेम्परेचर चेंज है, अगर हम T1 की बात करें इस 300 के, T2 की बात करें तो वो कह रहा है 320 हो गया है। कब, जब हमने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या कर दिया, 4 टाइम चेंज हो गया। अब देखो ये कह रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, एक्टिवेशन एनर्जी आपको बतानी है इसकी कि कितनी होगी, यानी कि ये पूछ रहा है। कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ रखा है log K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर आपका आ जाता है E बाय R अपॉन में यहाँ पर E बाय R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट कर देना। आप देखो यहाँ पर कह रहा है 4 टाइम्स, K2 क्या है 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, K1 इसका मतलब K रहा होगा तब वो 4K बना होगा, तो यहाँ पर ये आ गया log 4K बाय K। समझ आया कैसे आया। देन ये तो आपको कैलकुलेट करना है, R की वैल्यू रखना चाहते हो तो रख लो क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पर R की वैल्यू रख लेते हैं या एज इट इज अभी बना रहने देते हैं, पहले ये सॉल्व करते हैं। 1 बाई T1 क्या है 300 माइनस T2 क्या है 320 है। अब क्या करोगे, यहाँ पर एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम लोगे, यहाँ पर ऊपर 20 मिलेगा और नीचे इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कुछ इक्वेशन बनी। फिर उसके बाद R की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये K से K कैंसिल आउट हो गया, 4 हो गया, log 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो रख दोगे। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा, यानी कि यहाँ से जो E आएगा, R की भी वैल्यू रख दो, फाइनली जो E आएगा वो आपका क्या आएगा, सब कुछ बता दिया है, क्या है, एलसीएम लोगे, इसे सॉल्व करोगे, ठीक, उसके बाद R की वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दोगे, ये इधर आ जाएगा और ये log 4 की वैल्यू पुट कर दोगे। देन आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 13 पॉइंट, ये जो आएगा कैलकुलेट करोगे तो वो 13.25 आएगा, ठीक है, 13.25 किलो कैलोरी में, ठीक। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, पूरा सॉल्व कर लो, कैलकुलेट कर लो, आपको यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यूज पता है, सब कुछ पता है, तो आंसर कौन सा मैच हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इतना समझ में आया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 81।
81 क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड है। देखो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर रिएक्शन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन के रिगार्डिंग क्या है, करेक्ट होगा। फर्स्ट कह रहा है द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज अ होल नंबर, ये तो इनकरेक्ट है। द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। थर्ड कह रहा है द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स। फोर्थ कह रहा है द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन को हम लोग एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन अमंग दीज ऑप्शंस, ठीक है। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। वो रिएक्शन कहीं ना कहीं हो रही होगी ना, तभी तो उसका ऑर्डर पता चल रहा होगा, ठीक है। चल नेक्स्ट 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। ये भी पीवाईक्यू है, ये आपको रिएक्शन दे रखी है, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन बताना है, क्या हो बताओ जल्दी से। यहाँ पर बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू में पूछा भी गया है। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो अगर इनको कन्वर्ट करोगे रेट में, तो यहाँ पर फर्स्ट अगर आप देखो इसके लिए तो ये हो जाएगा डी एच अपॉन डी टी, ठीक। कोफिशिएंट्स को अभी हम बाद में देखते हैं। इक्वल टू इधर देखो यहाँ पर आ जाएगा, अच्छा देखो ये रिएक्टेंट है माइनस में आएगा, ठीक। प्रोडक्ट अब देखो यहाँ पर आएगा डी एच अपॉन डी टी, डी एच टू अपॉन डी टी इक्वल टू, फिर आई है तो डी यहाँ पर आ जाएगा आपका आई टू बाई डी टी, ठीक। ये फाइनल एक्सप्रेशन बना। अभी हमने कोफिशिएंट को ध्यान में नहीं रखा है। अब देखो यहाँ पर ये 2 है, ठीक है, यहाँ पर ये 2 है, ये जो हो जाएगा ये इधर जाएगा जब, तो 1/2 समथिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा 1/2, ठीक। तो ये कितना हो गया 1/2 dH/dt, dH2/dt और di2/dt। समझ आया? तो आंसर इसका क्या हो गया, फिर मैच करो यहाँ पर कौन से ऑप्शन से ये मैच हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन फिर क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन में तो 2 दिया है डायरेक्टली, गलत, ठीक। अब देखो सेकेंड ऑप्शन देखो 1/2 माइनस dH/dt सेम, यानी कि सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पर राइट आंसर है। ये बन रहा है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्लियर। तो बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। देखो ये क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई कोएफिशिएंट भी नहीं दिया गया, ठीक। यहाँ पर सेम अगर देखोगे 2i2 लगा दिया गया, ये भी गलत है, डन। और फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट भी यहाँ पर गलत हो गया, सेकेंड आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, के है। देन टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर completion of 99% of the reaction is given by, यानी कि 99% जो हमारी 99% जो हमारी कंप्लीशन है, यहाँ पर कितनी कंप्लीशन हो रही, 99% कंप्लीट हो रहा है, तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड टाइम होगा वो कितना होगा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इतना क्लियर है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या होगा, सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता है रेट कांस्टेंट के लिए, फॉर्मूला पुट करना है बस, कुछ नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मूला बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। K इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है यहाँ पर 2.303 बाई टी, ठीक है, 2.303 बाई टी, और फिर लॉग में क्या आ जाएगा A0 बाई 80, ठीक है, क्या आ जाएगा लॉग A0 बाई 80, ठीक, क्लियर। अब फॉर्मूला में क्या करना है आपको, वैल्यूज पुट कर दो। अब 99% के लिए बोल रहा है, ये देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना, 99% ऑफ कंप्लीशन के लिए, तो यानी कि कुछ कभी ये 100 रहा होगा, ठीक है, 100 रहा होगा जिसमें 1% यहाँ पर कम हो, तो आप कैसे यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे 99 और यहाँ पर 1 और 100। अब वैल्यू पुट करो जल्दी से। यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो देखो ये बन जाएगा 2.303 अपॉन में टी है। इसके बाद ये जब आप 100/1 करोगे, इसे जब 100/1 करोगे ना, ठीक है, लॉग को जब 100/1 करोगे तो ये बन जाएगा 2 log 10, तब ये बन जाएगा
2 log 10। ठीक है, अब देखो 2 log 10 है, log 10 1 हुआ यानी कि 2 बन गया, ये डायरेक्टली, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से k क्या आया 2.303 अपॉन में t, और वैल्यू पुट करो इसकी, कितनी बन गई 2 log 10 की। यहां पर फाइनल वैल्यू ये क्या है 2 log 10। अब इसे और सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको t जो मिलेगा, यहाँ पर जो t मिलेगा, देखो k की वैल्यू रखी नहीं गई है, यहाँ पर है ही नहीं, k की वैल्यू k को एज इट इज लेकर चला गया है, तो जस्ट इसका मल्टीप्लाई कराओ। तो यहाँ पर जो वैल्यू t के रेस्पेक्ट में निकालना है, t टाइम रिक्वायर्ड पूछा गया है ना, t के रेस्पेक्ट में जब हम निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो ये क्या बन रहा होगा कुछ 4.606 बन रहा होगा, और डिवाइड में क्या आएगा आपके k आएगा, डिवाइड में k आ जाएगा, जैसे इसकी जगह ही तो गया है वो, तो डिवाइड में k आ गया। क्लियर है, तो यानी कि 4.606 बाय k इज रिक्वायर्ड टाइम, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर अगर ऑप्शंस में मैच करें तो क्या आ रहा है 4.606, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, यानी कि 83 हमने कंप्लीट कर लिया है, 84 पर प्रोसीड करते हैं। 84 कह रहा है द रेट ऑफ द रिएक्शन 2N2O5 से 4NO2 और O2 में कन्वर्ट हो रहा है, कैन बी रिटन इन 3 वेज। इस रिएक्शन को बोला जा रहा है कि 3 तरीकों से हम लिख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले देखो रेट ऑफ रिएक्शन है, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया, बोला कि यहाँ पर dN2O5/dt, और इसे क्या किया गया, इस तरह से लिखा गया फर्स्ट, ये फर्स्ट मान लो, फिर देन इनकी बारी आई प्रोडक्ट्स की, तो इसे k डैश करके लिख दिया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले की बारी आई k डबल डैश करके लिख दिया गया। अब बोल रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन k एंड k डैश, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड में रिलेशनशिप बताओ, पहले तो ये बताना है। देन कह रहा है बिटवीन k एंड k डबल डैश, यानी कि फिर ये बोल रहा है कि इसमें रिलेशन बताओ। ठीक, ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे होगा, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, जो रिएक्शन दे रखी है, पहले तो हम एक एक रिएक्शन के कोफिशिएंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट ही थोड़ा हमारी मदद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फर्स्ट रिएक्शन को अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट रिएक्शन क्या थी 2N2O5 और यहाँ पर NO2 प्लस O2। ठीक, बैलेंस कर लो, यहाँ पर क्या था 2N2O5 4NO2 और O2। ठीक, 4NO2 और O2 ये रिएक्शन थी। अब इस रिएक्शन को अगर देखो तो यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो ये k/2 समथिंग बन रहा होगा। ठीक, सेकेंड वाला क्या बन रहा होगा, ये k डैश था, इसके लिए k डैश था ना, तो k-4 बन रहा था, डैश लिख देते हैं। इसके लिए क्या बन रहा है k डबल डैश। ठीक है, क्या बन रहा है k डबल डैश बन रहा है, और इसके नीचे कुछ नहीं है, कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो हम इसे 1 अज्यूम कर सकते हैं। 1 अज्यूम कर लिया। अब हमें देखो जो भी आंसर होगा वो इस तरह से आएगा, इस तरह से आपको पता चलेगा। तो अब देखो फर्स्ट रिलेशनशिप उसने पूछा था इन दोनों के बीच में बताओ, k एंड k डैश के बीच में। कैसे बताओगे k और k डैश के बीच में, तो k डैश यहां से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो इस इक्वेशन को, सीधे सीधे सॉल्व करो। कट गया ये 2 2, तो यानी कि कितना आ गया 2k, k डैश कितना आ गया 2k आ गया, k डैश इज इक्वल्स टू 2k। आ गया ना आसानी से फर्स्ट रिलेशन, कोएफिशिएंट का खेल है। ठीक है, कोएफिशिएंट्स का है, तो k डैश इज इक्वल्स टू 2k। अब इसी तरह ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में, यानी कि k और k डबल डैश के बीच में, तो k के लिए क्या है k/2 है, और k डबल डैश के लिए क्या है सिर्फ डबल डैश, ये मान लो। तो k डबल डैश यहां से निकालोगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आई थिंक कितना आ जाएगा k/2, ये उधर गया k/2 बन गया, है ना। k डबल डैश इधर ले जाओगे अगर और इसे सॉल्व करो तो ये 2k डबल डैश और ये बन गया k, तो k डबल डैश क्या आ गया k/2 ही तो आ गया, यही तो पूछा जा रहा था। तो k डबल डैश इक्वल्स टू k/2। सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। इसी तरह अगर इसे भी आपको सॉल्व करके दिखाना है तो देखो इस तरह से k/2 और बराबर k डैश बाय 4, तो यहाँ पर आ गया 4k, यहाँ आ गया 2k डैश। ठीक, k डैश हमें निकालना है, तो ये कितना आ गया 4k/2।
तो ये बन गया 2k, k डैश इज इक्वल्स टू 2k। एक रिलेशनशिप ये पता चल गया, दूसरा रिलेशनशिप ये पता चल गया, k डैश और k डबल डैश के लिए। डन, इतना समझ में आया। तो आंसर सब देख लिए जाए, ऑप्शन देख लिया जाए, तो 84 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा, k डैश के लिए 2k आ रहा था और k डबल डैश के लिए k/2 आ रहा था। थर्ड ऑप्शन पे चला जाए, यही राइट आंसर है। ठीक, बाकी के ऑप्शन यहां पर गलत होते हैं। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो 85 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी EA, ये सफिक्स में होता है, ठीक है, इस तरह से, एंड रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 आर रिलेटेड बाय, यानी कि क्वेश्चन ये फॉर्मूला बेस्ड, देखो कैसे कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA है, जिसके लिए रेट कांस्टेंट K1 और K2 दे रखे हैं। देन ये पूछ रहा है उस रिएक्शन के लिए जो दो डिफरेंट टेम्परेचर है वो T1 एंड T2 है, तो इन सब में रिलेशन बताओ क्या होगा, दे आर मतलब हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा तो ln K2/K1, ठीक, अभी अभी हमने ऐसा ही फॉर्मूला देखा है, यहां पर EA/R होता है और T1 माइनस T2, अभी 1/T1 माइनस T2 ही तो किया था, यहां पर क्या आ जाएगा 1/EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। अभी अभी हमने ये यूज किया है एक क्वेश्चन के लिए, क्या था, तो आंसर फिर क्या हो जाएगा, मैच कर लो, फिर इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, 85 का आंसर क्या होगा, फिर जल्दी से बताओ, 85 का जो आंसर आपका बन रहा होगा वो आपका ln K2/, ठीक, ये तो गलत हो गया फर्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट ये भी प्लस है क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी हटा दो। फोर्थ ऑप्शन की अगर बात करो ln K2/K1 EA/R और 1/T1 माइनस 1/T2, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डन, नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 से मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल रहा है, इज क्या है 100 ग्राम पर मिनट है रेट ऑफ फॉर्मेशन, हेंस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बनकर आएगा रिएक्शन के लिए वो क्या होगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है, प्लस O2 उससे बना सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखो यहां पर ये हो जाएगा -1/2, ठीक है, हाफ, और D सल्फर डाइऑक्साइड बाय dt इज इक्वल्स टू -1/2, ठीक है, माइनस ही रहेगा बस, ठीक, DO2/dt। डन, नेक्स्ट हाफ, यहां पर DSO3/dt। देखो ये ठीक है, पहले इतना क्लियर है, -1/2 आ गया ये कोफिशिएंट का, और SO2/dt, O2/dt और SO3/dt हाफ में। अब देखो यहाँ करना क्या है, हमें इतना पता चल गया, अब इसके फॉर्मेशन का आपको दे रखा है, SO3 के फॉर्मेशन की वैल्यू क्या दे रखी है, अगर हम लिखें यहाँ पर ये दे रखी है DSO3/dt, ये क्या दे रखी है आपको 100 ग्राम दे रखी है, ठीक, 100 ग्राम पर मिनट दे रखी है। इतना समझ में आया, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर हम बात करें कि इनके मोल्स देखें, ये गिवन है, अगर इसे कैलकुलेट करो मोलर मास इसका कितना आ जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड का, ये हो गया 32, ये हो गया 48 समथिंग, 80 समथिंग बन गया, ठीक, 80 समथिंग बन गया। अब जब इसे कैलकुलेट करोगे तो 100/80 आ गया, ये कितना आ गया 100/80 मोल पर मिनट समथिंग, ठीक, 100/80 मोल पर मिनट, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इसके बाद डिसअपीयरेंस पूछा है ना, डिसअपीयरेंस देखो कैसे करना है, डिसअपीयरेंस के लिए DO2/dt था, इक्वेशन की एक्सप्रेशन से हमें पता चला माइनस में था, ठीक, इक्वल टू, इसको किसके इक्वल कर दिया, प्लस का यहाँ पर हाफ DSO3/dt, ठीक,
अब वैल्यू आपको पुट कर देनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू अब आप पुट करोगे तो dO2/dt अगर लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, dO2/dt की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो यहाँ कितनी हो जाएगी, देखो हाफ अभी अभी आपने कैलकुलेट करी है, ठीक है, रख दो। अब ये वैल्यू यहाँ रखो, कितनी हो जाएगी, माइनस का हाफ 100/80, 100/80 समझ में आया कैसे रखा, इनटू क्या कर दो यहाँ पर 32 कर दो। O2 के लिए हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, इतना क्लियर है सभी को। अच्छा, अभी इसको अगर और फाइंड आउट करके देखो, यहाँ पर ये जो वैल्यू रखोगे ना वही तो यहाँ आ गई है, ये वैल्यू ये है, ठीक, ये कितनी है 32 है, यहाँ पर उठकर आ गई। अब इसे सॉल्व करो, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितनी बन रही होगी, करो जल्दी से फटाफट सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, ये है प्लस का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस का हाफ, यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड के लिए। अब जब इसे सॉल्व करो तो ये माइनस में चला गया इधर, ठीक है, इस इक्वेशन को डायरेक्टली इस तरह से लिख दिया गया डायरेक्टली। तो अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 100/80 इंटू 32, O2 की जगह रख दिया ये। अब सॉल्व करो इसे, कितना हो जाएगा, ये आ गया 16, ठीक, और ये आ गया 5, और ये 5 है तो ये आ गया 20। तो आंसर कितना आ गया 20 मिनट आपका आंसर यहां पर हो जाएगा, 20 ग्राम पर मिनट, ठीक है। ये आंसर समझ आया कैसे आया, तो आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन 20 ग्राम पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, देखो 87 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, यानी कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इनमें से एग्जाम्पल आपको बताना है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, इन्वर्जन ऑफ अ केन सुगर, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, या थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन अ गोल्ड सरफेस। तो इसका आंसर क्या है, जो एग्जाम्पल सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है वो इन्वर्जन ऑफ केन सुगर होता है। क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर। डायरेक्टली भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 88 नंबर का क्वेश्चन। 88 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द रेट ऑफ अ गैसियस रिएक्शन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, क्या है यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दे रखा है A और B, ठीक। अब कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज सडनली रिड्यूस्ड, यानी कि जो वॉल्यूम है उसको क्या कर दिया गया, सडनली रिड्यूस कर दिया गया, 1/4 रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। अब ये कह रहा है ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि इनिशियल यानी कि V रहा होगा तो इसे V/4 कर दिया, मान लो इसे V/4 कर दिया। फिर ये कह रहा है द रिएक्शन रेट रिलेटिंग टू ओरिजिनल रेट विल बी, अब क्या होगा, जो स्टार्टिंग में रेट था उस हिसाब से अब रेट क्या होगा आपको बताना है। रेट रिएक्शन आपको ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है। अच्छा, अब देखो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, यहाँ पर जो वॉल्यूम को अगर हम घटा दें तो कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना बढ़ गई, ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने। अब देखो यहाँ पर हम करते क्या है, N/V होता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में अगर देखो, अगर हम यहाँ पर N/V, तो ये अगर 1/4 कर दिया गया है, ठीक है, ये 1/4 कर दिया गया है, तो यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब देखो इसको करते कैसे हैं, R1 जो दे रखा है A और B दे रखा है, ठीक, या K मान लो, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है दूसरा अगर रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रहे हैं हम लोग, 4 गुना, फिर ये बढ़ा देते हैं तो ये 4A इस तरह से और ये 4B हो जाती है, ठीक। तो अगर ये 4A 4B बन रही है तो अगर कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आयतन तो 4 गुना कम हो रहा है ना, आयतन जब 4 गुना कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 16 गुनी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 16 गुनी। डन। तो आंसर क्या हो गया आपका 16, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देन द रेट रिलेटिंग टू द ओरिजिनल रेट विल बी व्हाट, 16। नेक्स्ट देखो 89 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो, यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है A2 + B2 से 2AB बन रहा है, जिसके लिए रेट क्या दे रखा है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन A2A और B2B ऑर्डर दे रखा है, जिसके लिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रखा है, फर्स्ट मान लो ये है, सेकेंड ये है और थर्ड ये है, ठीक।
कॉन्सेंट्रेशन A2 की ये है, B2 की ये है, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर ये दे रखे हैं। अब बोल रहा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A2 एंड B2, यानी कि जो A2 और B2 के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आएगा A और B वो क्या आएगा पूछा जा रहा है। ठीक, तो सिंपली हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, 3 इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले कैसे बनाएंगे, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, अब देखो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली क्या दे रखा है, R इज इक्वल्स टू, अगर देखोगे A टू द पावर A और B टू द पावर B, ये दे रखा है। और यही कहीं ना कहीं देखो चार्ट में भी डेटा दे रखा है। हमें क्या इनकी मदद से क्या देखना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमें बतानी है A2 और B2 के रेस्पेक्ट में। ठीक, अब देखो यहां पर अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखे, जो डेटा दे रखा है इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो क्या होगा, यहां पर अगर देखो फर्स्ट के लिए अगर लिखें, फर्स्ट इक्वेशन के लिए कितना दे रखा है रेट, ये देखो रेट दे रखा है फर्स्ट के लिए 0.04, तो यहां पर रख देते हैं 0.04। A2 की बात करें तो दे रखा है 0.2, B2 0.2, तो यहाँ हो जाएगा 0.2 की पावर A और यहाँ हो जाएगा 0.2 दी पावर A B। ठीक, ये B है, तो ये बन गई इक्वेशन 1। सेम इस तरह इक्वेशन 2 बनाओ, देखो इक्वेशन 2 के लिए भी 0.04 है, तो 0.04 इक्वल टू A क्या है 0.1, 0.4, ये हो गया 0.1 की पावर A, ये हो गया 0.4 टू द पावर B, ये बन गई आपकी इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 के लिए सेम बनाओ, कितना दे रखा है 0.08 इज इक्वल्स टू, यहां पर दे रखा है आपको 0.2, 0.4, 0.2 और 0.4, ये बन गई इक्वेशन 3। ये इक्वेशन समझ में आई, नोट डाउन करो सबसे पहले तो फटाफट इक्वेशन A और B कर दो, यहाँ पर ये A है ये B है, डन। अब देखो ये 3 जो इक्वेशन बनी है ना, इसी को ही सॉल्व करके हमारा आंसर आना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2 करेंगे, यानी कि 3 का डिवाइड करेंगे। करो, कैसे किया जाएगा, 0.08 डिवाइड बाय 0.04, ठीक, इक्वल टू 0.2 की पावर A, 0.4 टू द पावर B, डिवाइड में क्या आ जाएगा 0.1 टू द पावर A और 0.4 टू द पावर B। ठीक, K मान लेते हैं, यहाँ पर K रखा गया है, ठीक है, K हमारे इक्वेशन में भी दे रखा है, ये यहाँ पर यहाँ K कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर K रखना है तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। स्टिल अगर आपको रखना है तो आप इस तरह से रख सकते हैं, वो कैंसिल आउट ही होना है। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक, इससे ये कैंसिल हो गया। यहां पर अगर आप देखोगे इसे और सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटाओ, तो ओवरऑल 4 और 8 बचा, ये तो ये 2 बन गया, तो ये बना आपका 2। ठीक, इक्वल टू में देखो ये A है, इसका अगर पॉइंट हटाओ, इसका पॉइंट हटाओ, ये 2 दी पावर A बन गया, 2 टू दी पावर A, तो क्या हम इसे 1 मान सकते हैं, तो A की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 1, यानी कि ऑर्डर 1 आ गया, डन। सेम इसी तरह दूसरा करोगे तो 3/2 कर दो, 3/2 किया था 3/1 कर दो, यानी कि फर्स्ट से। अब देखो फर्स्ट से करोगे तो पहले तो 0.08 डिवाइड बाय कितना आ गया यहाँ पर 0.04, सेम है 0.04, इक्वल टू में जब इसको रखोगे यहाँ पर 0.2 और 0.4, 0.2 0.4, ठीक। फिर नेक्स्ट फर्स्ट के लिए रखोगे तो 0.2 और 0.2 सेम आएगा, 0.2 और 0.2 बी के लिए, ठीक। अब देखो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, के रखना है तो रख सकते हैं, के भी कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट हटाया, ये बन गया 2, ये 2 बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ से यहाँ पॉइंट हटाओगे कितना बन गया, ये भी 2 बन रहा होगा, तो 2 पावर b, तो यहाँ 1 मान सकते हैं, तो b बराबर कितना आ गया 1, तो a बराबर भी 1 मिला, b बराबर भी 1 मिला, यानी कि a2 b2 की रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो कितना आया 1 and 1 आया। ऑप्शन की तरफ अगर जाकर देखें तो आंसर हो जाएगा 1 and 1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन गलत
हो जाएंगे। इतना क्लियर हुआ सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 90 नंबर का क्वेश्चन। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 मोलर से 0.4, 0.8 मोलर से कितना हो गया, 0.4 हो गया इन 15 मिनट्स, यानी कि ये जो काम हुआ है 15 मिनट्स के ड्यूरिंग। ठीक है, अब ये कह रहा था टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 m टू 0.025 m। अब यहां पर बोल रहा है जो टाइम लिया गया है कॉन्सेंट्रेशंस के लिए, तो उनके चेंज में जब 0.1 से 0.25 हुआ है तब क्या रहा होगा, तो आपको टाइम बताना है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या करना है, यहां पर क्या करना है आपको, अगर टाइम पूछा जा रहा है फर्स्ट का तो आपको दे रखा है, नेक्स्ट का तो वही फॉर्मूला याद करो जो अभी भी लगाया था, 2.303 बाई टी। ठीक, लॉग फिर आ गया आपका A0/80, तो यहां पर लॉग फर्स्ट में क्या रही थी, 0.8 रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गई, 0.4 हो गई। ठीक, डायरेक्टली पुट कर देते हैं फॉर्मूला। इतना समझ में आया, इतना क्लियर है? अब देखो, अच्छा यहाँ पर टी उसके लिए कितना दे रखा है, ये चेंज होने के लिए 15 मिनट्स लगे, तो हम टी भी तो यहाँ पुट कर सकते हैं 15। तो एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास, बन गई ना। ये कैसे समझ में आया, फॉर्मूला वही है, बस हमने क्या किया 0.8 से 0.4 में ये कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, इतना चेंज हो रहा था, डिक्रीज हुआ कितने टाइम में, 15 मिनट्स में। यहाँ पर टी होता है तो 15 मिनट कर दिया। अब फर्स्ट इक्वेशन से ये हमें समझ में आया। अब उसके बाद हमें टी निकालना है, तो टी अगर दूसरे इक्वेशन के लिए पुट करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन के लिए रख कर देखो, पहले तो इसे और सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, log 2 की वैल्यू रखो, इसे और सॉल्व कर लेते हैं, 2.303 बाई 15, क्योंकि आगे इस इक्वेशन का काम होगा। ठीक, ये क्या बन गया 0.8 और 0.4, यानी कि log 2 समथिंग बन गया, एज इट इज रहने देते हैं इसे। ठीक, तो इक्वेशन 1 हो गई फाइनल में ये। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें टी के रिस्पेक्ट में, अब देखें यहां पर तो क्या हो जाएगा, सेम वही फॉर्मूला, यहां पर टी कर दो इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में के और लॉग। अब क्या हुआ है, अब देखो 0.1 से 0.025 है ना, यही तो हुआ है। इतना क्लियर हुआ, ये पॉइंट है। ठीक, अब इसके लिए टाइम पूछा जा रहा है, इसके लिए टाइम पूछा जा रहा है, ये दूसरी इक्वेशन मान लो। ठीक, इसे और सॉल्व करते हैं अभी। ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, इतना समझ में आया? अब देखो इसे और सॉल्व करोगे तो ये जो k है log 4 बन जाएगा इससे। ये क्या बना, ये बना आपका, इसे और सॉल्व करोगे तो पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओगे तो 4 बनेगा, 25 को 100, 25 4 जा 100, तो ये log 4 समथिंग बन जाएगा। अब क्या करना है आपको, और इसे एक्सपैंड करना है, तो 2.303k और ये आ गया log 4 की वैल्यू रख दो, देन आपकी ये फाइनल इक्वेशन 2 बन जाएगी। ठीक है, फाइनल इक्वेशन 2 ये बन जाएगी। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 समझ में आया? ठीक, अब यहां से हमें क्या करना है, अब यहां से हमें फाइनल आंसर निकालना है इन दोनों इक्वेशन को क्या करके, सॉल्व करके। ठीक है, 2.303 k बाय log 4 की वैल्यू यहाँ रखो, log 2 की वैल्यू यहाँ रखो, इन दोनों को आमने सामने कर दो, तो आपको k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, t मिलेगा। ठीक, कैसे मिलेगा, देखो इक्वेशन रखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन 2.303 बाय 15 और क्या था यहाँ पर log 2। ठीक, log 2 इक्वल टू 2.303 अपॉन में यहाँ k, ये t चल रहा है इधर, ठीक है, और यहाँ आ गया log 4। ठीक, अब देखो यहाँ पर k था, ये तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि हमें t लेकर चलना है। अब देखो ये और इस वाले का t, ठीक, ये कैंसिल आउट हुआ, log 2 की वैल्यू रखी, log 4 की वैल्यू रखी, इनको सॉल्व किया तो यहाँ पर फाइनल जो t आएगा, जो फाइनल t कैलकुलेट करोगे वो क्या आ जाएगा आपका, 30 मिनट्स आ जाएगा। क्या बनकर आ जाएगा, 30 मिनट आ जाएगा। ठीक, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, आफ्टर सॉल्विंग these फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, तो t इज इक्वल टू 30 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? तो ऑप्शन में देखो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर का। 91 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यहां पर बोल रहा है आइडेंटिफाई ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है किससे, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्टेंट से। बिल्कुल सही है। ठीक, अब रेट ऑफ रिएक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये बोल रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, एकदम कांस्टेंट होता है। गलत है। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा। क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। यूनिट ऑफ के फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज मोल इनवर्स, और यहाँ पर एल सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मोल बाई यहाँ पर मोल इनवर्स अपॉन में लीटर, देन क्या आ जाएगा, यहाँ पर लीटर सेकेंड इनवर्स होता है यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर के लिए। ठीक, जो n-1 करके आप रखते हो ना ऑर्डर, उससे फाइंड आउट करोगे पता चल जाएगा। फिर कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू अ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये भी सही है। ठीक, जीरो ऑर्डर के लिए भी और फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट है ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन से। जो इनकरेक्ट पूछा गया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर। डन, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। नेक्स्ट 92 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एन एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये कैसे डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कह रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगी, आपको बताना है। तो रिवर्स रिएक्शन के लिए कैसी होती है, ऑलवेज लेस देन होती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऑलवेज लेस देन ईए होती है। ठीक है, क्या हो जाएगी, ऑलवेज लेस देन ईए। डन, इतना समझ में आया। तो 92 की अगर हम बात करें तो 92 का आंसर क्या हो गया यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन, ऑलवेज लेस देन ईए। नेक्स्ट 93 नंबर का क्वेश्चन, स्टेटमेंट दे रखे हैं। ए कह रहा है रेट कांस्टेंट डिटरमाइंड फ्रॉम Arrhenius equation are fairly accurate for simple as well as complex molecule. B कह रहा है reactant molecule undergo chemical change irrespective of their orientation during collision. यानी कि देखो ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन कह रहा है अगर हम एक ही बात करें कि रेट कांस्टेंट डिटरमाइंड होती है फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन से, जो कि एक्यूरेट होती है फॉर सिंपल मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए, तो ये तो ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ये करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अंडरगो केमिकल चेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिएंटेशन और ड्यूरिंग कोलिजन और उनका जो ओरिएंटेशन है उस पर डिपेंड करता है, इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हुआ, ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हुआ। तो क्या हो गया, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, तो ए इज करेक्ट हो जाएगा एंड बी इज इनकरेक्ट। तो थर्ड आंसर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। डन, समझ आया। तो बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत होते हैं। नेक्स्ट 94 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ गैसियस रिएक्शन फॉलोइंग डेटा इज गिवन, यानी कि एक गैसियस रिएक्शन हो रही है ए से बी जिसके लिए K1 आपको दे रखा है, सी से डी हो रही है जिसके लिए K2 दे रखा है। अभी कह रहा है द टेम्परेचर एट विच K1 इज इक्वल्स टू K2, किस टेम्परेचर पर ये दोनों इक्वल होंगे आपको बताना है। टेम्परेचर यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। तो K1 और K2 को इक्वल टू कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि कंडीशन तो हमें बोली गई ना ये इक्वल करो। तो K1 क्या दे रखा है यहाँ पर 10 to the power 15 e की पावर -2000 बाय t, ठीक, इक्वल टू K2 क्या दे रखा है 10 to the power 14 और e to the power -1000 बाय t। सॉल्व करो इसे, जब आप इसे सॉल्व करोगे यहाँ पर ये 10 बचा, ठीक। अब देखो e की पावर को सॉल्व करो पहले तो, फिर हम इसका लॉग लेते हैं, ठीक। यहाँ बचा 10, अब e की पावर को सॉल्व करोगे तो देखो 2000 है, ये 1000 उधर जाएगा तो 1000 बाई t बचेगा, कितना बचेगा वो प्लस का बचेगा, तो e की पावर में आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई t। यहाँ तक की चीजें समझ में आई, ये क्लियर है। अब क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं। अब जब लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा 2.303 लॉग 10, ठीक। कितना बन जाएगा यहाँ पर लॉग का 10 बन जाएगा, ये देखो डन। अब देखो इससे तो हमने लॉग में लिया तो ये क्या बन गया
ये अब क्या बन गया, ये आपका बन जाएगा डिवाइड में, जो पावर गई वो आपकी मेन यहाँ पर रूट हो जाएगी, तो 1000 बाई टी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, log 10 होता है 1, ठीक, टी का इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो 2.303 टी इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाय, यहाँ पर अभी डिवाइड बाय नहीं रखते हैं, अभी 1000 रखते हैं, ठीक, ये आ गया 1000। टी फाइंड आउट करना है तो 1000 डिवाइड बाय 2.303। अब इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू बनेगी 434 समथिंग केल्विन, यहाँ पर आपको टेम्परेचर मिल रहा हो, ठीक। इसे जब आप सॉल्व करोगे, इतना क्लियर है, समझ आया? तो आंसर क्या हो जाएगा, चलो ऑप्शन देख लेते हैं अब यहाँ पर 434.2 या 3, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट है। डन, समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है द रेट ऑफ टू रिएक्शंस आर, यहाँ पर K1 इज ग्रेटर देन K2। दो रिएक्शन के लिए रेट दे रखे हैं जिसमें K1 का रेट ज्यादा है, K2 का कम है। अब कह रहा है हाउ आर द एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ दीज रिएक्शंस, यानी कि E1 एंड E2 एक दूसरे से कैसे रिलेट करेंगे अगर इनके रेट ऑफ रिएक्शन इस टाइप से रिप्रेजेंट होते हैं। तो E1 इज ग्रेटर देन E2, या E1 इज लेस देन E2, या E1 E2 बराबर होंगे, या फिर कैन नॉट बी डिसाइडेड, यानी कि डिसाइड नहीं किया जा सकता। अब देखो आर्हिनीज इक्वेशन सभी को पता है क्या होती है, आर्हिनीज इक्वेशन बताओ। यहाँ पर होता है K इज इक्वल्स टू A E माइनस यहाँ पर E टू द पावर माइनस EA बाय RT। ये इक्वेशन डन है, ठीक। अब देखो इस इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो जो EA की वैल्यू जितनी कम होगी K उतना ज्यादा होगा। इस इक्वेशन से रिलेशन निकालो अगर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लोअर द वैल्यू ऑफ EA, लोअर द वैल्यू ऑफ EA greater the value of K, greater the value of K, ठीक। अब देखो इतना चीज इनफ है हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। K1 की अगर बात करें तो K1 यहाँ पर ग्रेटर था, K1 ग्रेटर था हमारे रिलेशन के लिए, उस इक्वेशन के लिए। तो अगर K1 ज्यादा है तो जाहिर सी बात है E1 कम होगा इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर E1 कम है, यानी कि जो रिलेशनशिप आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। समझ आया? ठीक, यहां से ही हमें पता चल गया। डन। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर इस हिसाब से, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करा जाए। 96 नंबर का क्वेश्चन देखें। 96 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट 1.15 into 10 to the power -3 per second. How long will 5 gram of this reaction take to reduce 3 gram, यानी कि 5 ग्राम से 3 ग्राम रिड्यूस होने में ये कितना टाइम लेगा आपको बताना है। तो सेम वही फॉर्मूला T is equals to 2.303 K अपॉन K, और लॉग में क्या आ जाएगा आपका इनिशियल जो आपका कॉन्सेंट्रेशन यानी कि लॉग अपॉन यानी कि RT, इस तरह से रख दें। अब सब कुछ आपको दे रखा है, जस्ट आपको क्या करना है पुट द वैल्यू, यानी कि T आपको फाइंड आउट करना है 2.303, K कितना दे रखा है देखो वहां पर 1 रेट कांस्टेंट कितना है 1.15 into 10 to the power -3। लॉग अगर बात करें तो पहले 5, ठीक, 5 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए 5/3, तो 5/3 को कैलकुलेट करो। 5/3 आपका क्या बन जाएगा लॉग में, ये 1.6 बनेगा समथिंग, ये क्या बनेगा 1.667 बनेगा, ठीक। अब इसे और सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा T इज इक्वल्स टू 2.303 बाय 1.15 into 10 to the power -3, और ये बन जाएगा लॉग 1.667। ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी। अब क्या करना है लॉग 1.66 की वैल्यू रख दो, कितनी आएगी समथिंग, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.2219, ठीक। डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड कर दो तो T की, अब इसे सॉल्व कर लो तो T कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 443 समथिंग आएगा। T आएगा आपका 443 समथिंग,
सेकेंड्स में। तो अगर इसके नियरेस्ट वैल्यू अगर देखोगे तो कौन बन रहा होगा, नियरेस्ट वैल्यू अगर आप देखोगे तो आपको मिल रहा होगा यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा ना वो 0.4438 समथिंग आएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा ये आंसर। तो इसको और कन्वर्ट करोगे, 3 के बाद 8 है तो ये 444 समथिंग हो जाएगा, 444 समथिंग, ये पॉइंट उधर ले जाओगे तो इस तरह से ये बन जाएगा। लेकिन हमें नियरेस्ट आंसर देखना है तो 440 सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, डन, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 97 नंबर का क्वेश्चन। 97 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज, यानी कि जो हाफ लाइफ होती है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो हाफ लाइफ होगी वो क्या होगी, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, फॉर्मूले के टर्म्स में नहीं, डेफिनेशन के टर्म्स में। तो देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ए नॉट के, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर। अब अगर हम सेकेंड ऑर्डर के लिए करें तो वो रिवर्सिबल ना होकर इरिवर्सिबल हो, या इनवर्सली बोल सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होती है, 1/a हो जाती है, क्या हो जाती है, 1/a हो जाती है, ठीक। हाफ लाइफ की बात हो रही है, ऐसे इस तरह से लिख सकते हो हाफ लाइफ, ठीक, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ ए नॉट। सेम यहाँ पर भी इनवर्सली होती है। थर्ड की अगर बात करोगे तो वो इनवर्सली ऑफ स्क्वायर हो जाती है, यानी कि इनवर्सली होती है ए स्क्वायर की हो जाती है, ठीक। तो ये हाफ लाइफ का है, लिख सकते हो थर्ड के लिए, ये थर्ड के लिए है, ये फर्स्ट के लिए है, ये सेकंड के लिए, तो आप लिख सकते हो। अब इतना समझ में आ गया, देखो डेटा क्लियर है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो इस तरह से होती है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, कह रहा है प्रोपोर्शनल टू अ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये तो फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है, गलत, ठीक, यानी कि ये गलत हो गया। कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये भी गलत हो गया। थर्ड कह रहा है यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये ठीक है। फोर्थ कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि ये थर्ड ऑर्डर की बात कर रहा है, ये सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहा है, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ आया, इतना क्लियर है? तो इतना समझ में आ गया सभी को, टी हाफ क्या हो जाएगा, टी हाफ क्या हो जाएगा, और निकालते कैसे हैं ये, 1/a0, 1/a0 n to n - 1 हो जाता है, क्या हो जाता है, n की पावर n -1, यहाँ ऑर्डर रखते जाओ, n का मतलब क्या है, ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ 3 है 2 है तो यहाँ देखो 1/a आ गया, सिंपल रखते जाओगे आपको आंसर मिलता जाएगा। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए रखोगे तो सेम रहेगा, ठीक, क्लियर, इतना समझ में आया सभी को। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाफ लाइफ के लिए 97 का आंसर क्लियर है, 98 कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड 50% इन दिस सेकेंड, यानी कि 1.26 × 10⁻14 सेकेंड में ये 50% कंप्लीट हो जाती है। फिर कह रहा है हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू फॉर 100% कंप्लीशन, यानी कि 100% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लेगा, 50% के लिए कितना टाइम ले रहा है, पहले तो ये बताओ। यहाँ पर ये टाइम ले रहा है 1.26 × 10⁻14, ठीक, सेकेंड। अब ये कह रहा है कि 100% के लिए आप टाइम बताओ। अब देखो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, टी हाफ जो होता है, फॉर्मूला पढ़ा है, टी हाफ जो होता है वो आपका 0.693 के क्या है, रेट कांस्टेंट है। ये फर्स्ट ऑर्डर पूछा गया ना, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर देखें, अब अगर आप यहाँ पर रेट कांस्टेंट की रखना भी चाहोगे ना तो आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर पूरा नहीं आएगा, 100% कंप्लीशन के लिए नहीं आएगा। क्या होगा, इसकी जगह हम ये बोल सकते हैं कि जो ये 100% कंप्लीशन कभी भी रीच नहीं हो पाएगी इसकी। क्यों, यहाँ पर क्या होगा कि जो स्टार्टिंग होगी हमारी, अगर हम कंक्लूजन की तरफ पहुंचे तो ये कंप्लीशन क्या होगा हमारा, एक फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है, यहाँ पर एक फाइनाइट टाइम ड्यूरेशन नहीं मिल रही है हमें, तो यहाँ पर जो आपका टाइम होगा वो इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है,
तो आंसर क्या हो जाएगा, 100% कंप्लीशन के लिए जो टाइम टेकिंग होगी वो इनफाइनाइट होगी, क्योंकि फाइनाइट टाइम ड्यूरेशन हमें नहीं यहाँ पर कैलकुलेट हो पाएगी। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। 98 का थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 99, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज विच ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, यानी कि जो रेडियो एक्टिव डिके होते हैं वो कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, इज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहां पर, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट 100, लास्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, अ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज अ सब्सटेंस दैट, यानी कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, पूछा जा रहा है कैटलिस्ट का क्या काम है, ओवरऑल पूछा जा रहा है यहाँ पर किसी केमिकल रिएक्शन में। ये क्या करते हैं, ऑल्टर्स द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। हाँ, हम कह सकते हैं जो कैटलिस्ट का काम होता है वो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसको क्या करता है, ऑल्टर करता है, धीमा करना, तेज करना, ये काम होता है, और बिना उस रिएक्शन में पार्ट लिए, यानी कि बिना कंज्यूम हुए। ठीक है, तो एक तरह से हम इसे सही मान सकते हैं। लेकिन हम आगे के देखें अगर क्या बोल रहा है, ये कह रहा है डिक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय कंज्यूमिंग रिएक्टेंट्स। डिक्रीज डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है डिक्रीज कर रहा हो रेट को, ठीक है, इंक्रीज भी कर देता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है इंक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। फोर्थ कह रहा है चेंज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, ये भी गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये क्या करता है, ऑल्टर्स द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट कंजम्पशन ऑफ द रिएक्टेंट या कंजम्पशन ऑफ इन द रिएक्शन, यानी कि उसका कोई कंजम्पशन नहीं होता है ओवरऑल दी रिएक्शन। ठीक है, कैटलिस्ट एज इट इज रहता है, बस वो रेट को क्या करता है, बढ़ाता घटाता है, ऑल्टर करता है। डन। ठीक है, तो फोर्थ यहाँ पर जो 100 का आंसर होगा वो फर्स्ट आंसर राइट आंसर होगा। क्लियर, समझ आया? आई होप आप सभी को ये सेशन समझ में आया होगा, RBTS 8 का जो टेस्ट था आपका। और हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट पेपर में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए क्या करना है, आपको और अच्छे से तैयारी करनी है और टेस्ट सीरीज देते रहना है। जितने प्रैक्टिस होती जाएगी उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।